खूबसूरत म्यूजिकल ऑफरिंग के बाद अब वक्त है उस एक सेशन का जिसका भी हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था, जो बहुत चर्चा में रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री अखिलेश यादव जी का। आज हमारे बीच एक ऐसी युवा हस्ती है जिन्होंने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में तमाम मिथकों को तोड़कर नए कीर्तिमान स्थापित किए। हिंदुस्तान की सियासत के बड़े बड़े सूरमाओं को पटखनी देकर उत्तर प्रदेश में समाजवाद की अलग जलाई। अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और लखनऊ मेट्रो रेल उन्हीं की देन है। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे एक मित्र अखिलेश जी के मुख्यमंत्री काल में उनके साथ काम कर रहे थे, तो मैंने बहुत करीब से उनका काम देखा है, उनकी प्रदेश के प्रति उनका समर्पण देखा है। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां अखिलेश जी के लिए। अखिलेश जी से तो अलग नाता है हम सबों का, हर भारतीय का और कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों का। लेकिन एक ख़ास शख्स है इस पूरे प्रांगण में जो सबका ध्यान आकर्षित करता है, जिसकी एक मुस्कुराहट, एक चुप्पी और एक सादगी जो होती है वो सभी को इस बात का एक तरह से प्रतीक है वो कि सादगी के साथ राजनीति की जा सकती है, स्वच्छता के साथ राजनीति की जा सकती है, और वो नाम है डिम्पल जी का। तो डिम्पल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस सभा में। आमतौर पर डिम्पल जी कहीं नहीं जाती हैं, ये स्वदेश का मंच ही है और इसकी पुकार ही है कि भारत को किस तरह से पूरे विश्व में स्थापित किया जाए। इसके लिए एक सांसद के तौर पर आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, और न केवल आप आई, आप उसको भी लेकर आई जो कई बार उत्तर प्रदेश की तकदीर लिखता रहा है और अब भारत की तकदीर लिखने में भी अपना सहयोग कर रहा है। अखिलेश यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ एक बार फिर से मंच पर बैठे हुए तमाम लोगों का बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार मेरी तरफ से। अखिलेश भाई, आपका आभार। आइए प्लीज़ मंच संभालिए। और अखिलेश जी बोले उससे पहले मुझसे गुनाह हो गया, मैं उसकी भरपाई करना चाहूँगा। मैं डिम्पल जी का स्वागत नहीं कर पाया, तो मैं एक अंदाज में शाम 5 बजे बिग बॉस ने डिम्पल यादव का स्वदेश सम्मान कॉन्क्लेव में तहे दिल से स्वागत किया। मैं सबसे पहले एपीएन और उनके सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे बहुत सारे अपने बुद्धिजीवी जागरूक लोगों से मिलने का मौका दिया। स्वदेश कॉन्क्लेव 2024 मुझे याद आ रहा है, जब मैं इसी हॉल में वर्षों पहले आया था, तब मैं मुख्यमंत्री के रूप में आया था। आज मुझे आने का मौका मिला जब मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी जीत हुई है कि शायद मुख्यमंत्री वाला पद भी छोटा दिखाई दे रहा है। और जो हमारे विरोधी लोग हैं, वो अभी भी समीक्षा कर रहे हैं कि उनकी हार यूपी में क्यों हो गई। जब वो देश की हार को देखते हैं तो एक करवट सोते हैं यूपी की हार को, और जब उन्हें अयोध्या की याद आती है तो दूसरी करवट भी नहीं सो पाते हैं। ये स्वदेश वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका सबसे बड़ा नारा था स्वदेशी अपनाओ। और जिस समय जीएसटी लागू हो रही थी, मैंने कहा था एक टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट से कि अब जीएसटी लागू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना स्वदेशी का नारा भूल जाएंगे। वो बात मैंने 5 साल पहले कही थी, जब भी जीएसटी लागू हुई थी उसके बाद। और आज जब मैं देखता हूँ परिणाम वैसे ही मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो लोग स्वदेशी का नारा देते थे वो स्वदेशी अब नहीं बोल पा रहे हैं। मुझे बात ये स्वदेश से याद आ गई। आपका कॉन्क्लेव है स्वदेश, वहाँ से बात निकाली मैंने।
और जो विज़न जो लेकर के मैं उत्तर प्रदेश में चला था, मैं जिस समय मुख्यमंत्री बना और जिस समय पार्टी ने और नेताजी ने मुझे मौका दिया, तो हमारा मैनिफेस्टो कैसे हम लोग लागू करें। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो मैनिफेस्टो हम लोग लेकर के आए वो जनता के बीच में रखा है, उसको कैसे लागू करें। और मुझे याद है उस समय सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मेरे सामने ये था कि मैं एक्सप्रेसवे जो बनाना चाहता था आगरा से लेकर के लखनऊ, वो कैसे बनेगा, क्योंकि इस सीमित संसाधन के अंदर बजट उत्तर प्रदेश का कम था उस समय, और सब योजनाओं को शामिल करते हुए अपना एक्सप्रेसवे का जो बजट है वो उसको कैसे मैं निकालूं उस बजट से। तो हमारे उस समय बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने तमाम राय दी। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सप्रेसवे आप बनाना चाहते हैं ये आप पीपीपी मॉडल पे बनाइए। और जब मैं पीपीपी मॉडल पे बनाने गया तो उस समय मार्केट की वो स्थिति नहीं थी कि कोई पीपीपी मॉडल पे उसको ले पाता, या मैं ऐसे स्वीटनर दे पाता या ऐसे पैकेज दे पाता जिससे कोई भी इन्वेस्टर आता और पीपीपी पे एक्सप्रेसवे बन जाता। जब एक्सप्रेसवे पीपीपी मॉडल पे नहीं बना तो मैंने उन्हीं अधिकारियों से बातचीत की, तो कभी एन्युटी का मॉडल बताया, कभी और दूसरा मॉडल बताया। लेकिन उस समय हमारे साथ जो प्रमुख सचिव थे उन्होंने राय दी कि अगर ये आप सड़क बनाना चाहते हैं, वो भी एक्सप्रेसवे बनाना चाहते हैं, तो आप इसको ईपीसी मॉडल पर लेकर के जाएं। और मुझे खुशी है इस बात की कि उस समय के हमारे सहयोगी लोगों ने और अधिकारियों ने ईपीसी मॉडल पे रखा, और उस सड़क को हम लोगों ने जो 36 महीने में बननी थी, देश की रिकॉर्ड टाइम में 21 महीने में आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे जो 323 किलोमीटर का था, एक्सिस कंट्रोल 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन हम लोगों ने बना करके तैयार कर दिया। और देश में पहली बार जब नेताजी के जन्मदिन के दिन मैंने उसका उद्घाटन किया तो एयरफोर्स के जो टेक्निकल सपोर्ट मुझे मिल रहा था उसका सपोर्ट लेकर के उस समय उस एक्सप्रेसवे पर सुकोई मिराज का टचडाउन किया। वो शायद देश का पहला हाईवे था जिसमें सुकोई और मिराज उतर गया। हालांकि हमारी सरकार चली गई, हम लोग सरकार नहीं बना पाए। तो हमारे पत्रकार साथियों से जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे यही कहा कि हम लोगों को समझाते रहे और दूसरे लोगों को बहलाते रहे, और उसका परिणाम ये हो कि हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए। जो डिज़ाइन समाजवादियों की थी और उस डिज़ाइन को जब हम लोग आगे लेकर के गए, जिसको आजमगढ़ और गाजीपुर तक, आगे बलिया तक जोड़ने का जो हमारा काम था वो हम लोगों ने आगे बढ़ाया। दूसरी सरकार आई, खुशी की बात यह कि उस काम को रोका नहीं, उन्होंने बढ़ाया। और उसका परिणाम यह हुआ कि समाजवादी पार्टी की जो योजना थी, जिस एक्सप्रेसवे को उन्होंने डिज़ाइन किया था, सड़क पर जो आपको उतरने की फैसिलिटी दी थी, उसी का परिणाम यह हुआ कि देश के प्रधानमंत्री सबसे भारी वाहन से जो हरकुलस है एयरफोर्स का, उस पर उतरा था। और इकलौता हाईवे था। उस समय सरकार के लोगों ने कहा कि हम ऐसे हाईवे देश में बनाएंगे। मुझे नहीं पता, आप बेहतर समझते होंगे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद कोई अगर एक्सप्रेसवे बना हो तो एक आध तो बना हो, वरना इस फैसिलिटी के साथ कि इमरजेंसी में कभी फौज को हमारी ज़रूरत पड़े तो ऐसा हाईवे किसी ने डिज़ाइन नहीं किया। ये तो किया ही किया, लेकिन जो एजुकेशन में हम बदलाव कर सकते थे उस समय हम लोगों ने करने का काम किया। SCL जो नोएडा छोड़ करके नहीं जाना चाहता था, उनकी एक कंपनी, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं बनाना चाहते थे दूसरी आगे, उनके तमाम अपने इश्यूज़ थे। जब मैं सरकार में आया सबसे पहले उनको बुलाया, मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग लखनऊ तक आएँ, क्योंकि यहाँ के बच्चे भी जो न केवल यहाँ उनको तकलीफ़ होती है पढ़ने की, बल्कि यहाँ से जब वो बाहर जाते हैं तो अपने परिवार के लोगों के बीच नहीं रह पाते हैं। कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है। यहाँ पर वो जॉब्स नहीं है जो जॉब्स लखनऊ में मिल सकते थे उन्हें। और मुझे खुशी है इस बात की कि शिव नाडर जी ने उस चीज़ को टेकअप किया, और नोएडा के बाद सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर SCL ने कोई बनाया तो वो लखनऊ में बनाया। और उसका परिणाम ये है कि
6,000 के लगभग बच्चे वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर। हालांकि यूपी के लोग तो यहाँ होंगे कुछ लोग, और वो लोग जानते होंगे जिस समय समाजवादी सरकार थी सबसे ज़्यादा मेट्रो अगर कहीं दौड़ रही है देश में तो केवल उत्तर प्रदेश में दौड़ रही हैं। और उस समय की जो दिल्ली की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, मैं उनसे मिला था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम उत्तर प्रदेश में इतनी मेट्रो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा इतनी मेट्रो तो कोई नहीं मांगता है, आप कैसे बना पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कैसे बना पाएगी। मैंने कहा कि आपका सपोर्ट होगा तो हम लोग बना लेंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि लखनऊ में मेट्रो बन गई, कानपुर में मेट्रो बन गई, आगरा में मेट्रो बन गई, नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो बन गई, और दिल्ली से जोड़ने वाली जो नोएडा को मेट्रो है वो भी समाजवादियों की देन है, किसी और सरकार की देन नहीं है। मुझे याद है वो दिन जिस समय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने जा रहे थे और दिल्ली की सरकार ये कह रही थी कि उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। दिल्ली की सरकार का मतलब कि मैं जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट थी, मतलब स्टेट नहीं, जो आप पार्टी के मुख्यमंत्री जी थे वो हमारे सहयोगी हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उन्हें तकलीफ और परेशानी में डाल दिया है, और सच्चाई तो ये है कि आप में से भी कोई ज़्यादा अगर बोलेगा तो वो भी तकलीफ और परेशानी में चला जाएगा। और ये नहीं मानते हो अगर आप लोग, अगर ये बात नहीं मानते हो आप लोग, तो मैं तो कहता हूँ आप पे ट्विटर हैंडल तो होगा ना, कुछ ट्वीट कर दो ऐसा। अगर यहीं से ना उठा ले जाए कोई तो बताइएगा मुझे। तो दिल्ली की सरकार उस समय ये बहस कर रही थी कि हमें उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया है, हमें उद्घाटन पे क्यों नहीं बुलाया गया है। और जब उद्घाटन की बात आई तो मैंने कहा ये तो समाजवादी सरकार का योजना थी, अगर किसी को बुलाना चाहिए था तो हमें बुलाना चाहिए था, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया। और वो पहली मेट्रो थी, वो नोएडा अथॉरिटी के फंड से बनी थी, वो न दिल्ली की सरकार का कोई फंड था, किसी का फंड नहीं था, वो नोएडा अथॉरिटी का फंड था जिसकी वजह से वो बनी थी मेट्रो। लेकिन लोग नहीं जानते थे। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार प्रेस का रोल भी बड़ा ख़राब है। एक दिन मैं टीवी देख रहा था जब मैं सरकार में नहीं था, और मैं कहता हूँ कि ये सब चीज़ें आर्काइव में हैं, अगर कोई देखना चाहे तो वो दोबारा पलट करके देख सकता है। तो मैं जब टीवी पे देख रहा था उसमें बाकायदा न्यूज़ जितने रिपोर्टर्स थे वो सब गए हुए थे और सब एक्सप्रेस वे के बारे में बता रहे थे कि एक्सप्रेस वे ऐसा है, इस फैसिलिटी के साथ है, एयरफोर्स के ये विमान उतर सकते हैं, ये वॉर के टाइम में काम आ सकता है, इमरजेंसी एक्सप्रेस वे है और रनवे स्ट्रिप है। लेकिन पूरी एयरफोर्स की एक्सरसाइज के समय पर पूरी एक्सरसाइज जो हो गई टीवी पे मैं देखता रहा, लेकिन एक भी जगह हमारा नाम नहीं लिया गया कि ये बनाने वाला अगर कोई है तो समाजवादी लोग हैं जिन्होंने बनाया हो। और मैं कहता हूँ आर्काइव में देख लो अगर ये बात देखनी हो तो कई बार जो काम आप करते हो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग क्रेडिट के भरोसे नहीं थे। हम लोगों ने कहा कि अगर डबल द स्पीड होगी, अगर डबल द स्पीड अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इकोनॉमी को ग्रो कराना, तो आप डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी। अभी जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों से जानना चाहता हूं कि आपकी पर कैपिटा जो इनकम है लोगों की क्या है, लोगों की आमदनी क्या है दुनिया में। अगर हम तुलना करें हम कहाँ खड़े हैं उनके सामने, और जो गैर बराबरी में हम लोग कहाँ खड़े हैं। अगर हम 5th लार्जेस्ट बन जाएं, 3 लार्जेस्ट बन जाएं, लेकिन कुछ लोगों के पास सब कुछ हो, ज़्यादातर लोगों के पास कुछ ना हो, तो क्या होगा हमारा। और फिर अगर 3rd लार्जेस्ट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप हैं, तो बताओ देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार क्यों हैं हमारे लोग। और सोचते हैं कि डिलीवरी बॉय बनाना ही सबसे बड़ी नौकरी है। मैं कभी को दुख होता है इस बात का कि एक इंजीनियर, एक MBA किया हुआ बच्चा, एक BCom की पढ़ाई किया हुआ, MCom की पढ़ाई किया हुआ, वो डिलीवरी बॉय बन गया है। ये सरकार बताए कि जो नौकरी के एक सपना दिखा रही है, जब कर्मचारी 8th पे कमीशन मांग रहे हैं तो सरकार कह रही है कि हम आपको 5,000 की नौकरी देंगे, और कहते हैं हम ट्रेंड स्किल्ड लोगों को तैयार करेंगे। ये जो स्किल्ड और ट्रेंड लोग तैयार होंगे तो अंतर्गत हम ही और आप लोग एक्सप्लॉइट होंगे। एक्सप्लॉइट कौन होगा? हम ही और आप होंगे।
तो इसलिए सवाल ये भी हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका हम लोग जवाब ढूंढते हैं, सरकार जवाब नहीं ढूंढ दे पाती है। अगर फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है तो महंगाई क्यों है इतनी, बिजली का बिल हम क्यों दे रहे हैं? और उत्तर प्रदेश जहाँ से हम आते हैं वहाँ के तो मुख्यमंत्री कमाल के हैं, आज तक उन्होंने एक बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया उन्होंने। और जो कारखाने लगना शुरू हुए थे, जो बिजली के कारखाने थे, अगर वो लग गए होते तो आज शायद उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली होती। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है, और उसका परिणाम ये है कि हम किसी इंडस्ट्री को नहीं बुला सकते। जो एफडीआई को लेकर के और इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े आयोजन हुए, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मीट हुई, डिफेंस का बड़ा बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन जब मुड़ करके देखते हैं पूरे देश का जो एफडीआई आया है उत्तर प्रदेश में 1% भी नहीं आया, जो उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देता है। सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोकसभा के सांसद जिताया, उसके पास एफडीआई नहीं कुछ। और माँ गंगा की कसम खा करके न जाने क्या क्या सपने दिखाए थे। आज सोचो माँ गंगा की स्थिति क्या है। और मैंने उस समय भी कहा और आज भी कहता हूँ मैं, जो लोग माँ गंगा से झूठ बोल सकते हैं वो किसी से भी झूठ बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम माँ गंगा को साफ सुथरा बना देंगे। आप देखिए जितनी भी गंदगी है, चाहे वो दिल्ली की हो, ये जितनी भी दिल्ली की गंदगी है सब यमुना से होकर के गंगा में जा रही है, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं। जितनी भी हमारी और नदियां हैं उन सब में गंदा पानी जाकर के अंतर्गत गंगा में चला जाता है। नमामि गंगा, गंगा सफाई, वो जो सपने दिखाए थे वो कहाँ पहुँचे हैं सपने। और यही नहीं, हमारे बनारस के लोग तो बड़े भरोसे वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको क्यूटो बना देंगे। आज हम मुड़ के देखते हैं क्यूटो बना ही नहीं, वो सड़कों पर ट्रैफिक की जगह सांड घूम रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, परसों लखनऊ में एक सांड ने 22 लोगों को घायल किया है। सोचो आप, 22 लोगों को। दिल्ली में भी हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली की सड़कों में नहीं है, यहाँ पर भी हैं। जिन्होंने स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया वो सोचो सड़कों पे किसको चलने को मजबूर कर रहे हैं। और किसान जो हमारा सबसे गरीब और सबसे ज़्यादा जिसकी मदद होनी चाहिए, उसे कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन हमारे किसान की आय दोगुनी कहाँ हुई? वो बेचारा वैसा ही का वैसा रह गया। और इस महंगाई में क्या मिला उसको? उसकी खाद की बोरी से चोरी हो गई। आप में से कभी कभी बाज़ार में आपने देखा होगा कि इधर जैसे जैसे कंपनी को लगा कि उसे मुनाफा कमाना है, महंगाई बढ़ रही है। मैं इलेक्शन में अक्सर पार्ले जी बिस्किट पैकेट का उदाहरण देता था कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और पार्ले जी बिस्किट पैकेट ने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया, जो पैकेट इतना बड़ा बिकता था वो इतना सा हो गया। अगर किसी ने खाद की बोरी में जानकारी हुई होगी या डीएपी की जानकारी होगी, वो जानते होंगे कि पिछली बार बीजेपी ने 5 किलो निकाल लिया उसमें से, इस बार 5 किलो और निकाल लिया। तो इस सरकार जब तीसरी बार बनी तो हो सकता है 5 किलो और उसमें से खाद निकाल दें। तो जो बोरी 50 किलो की थी वो अब 40 किलो की मिल रही है। और ये दिखाने कि हमने महंगाई नहीं बढ़ाई, लेकिन 40 किलो में आपको बोरी खरीदनी पड़ रही है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। आय दोगुनी नहीं हुई, और किसान की जब तक आय दोगुनी नहीं होगी, जब तक किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था और नौकरी रोजगार उतने नहीं मिल पाएंगे जो सपना सरकार दिखा रही है। जिस दिन किसानों की आय बढ़ जाएगी, उन्हें मुनाफा मिलने लगेगा, नौकरी रोजगार भी बढ़ जाएगा और आपकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ जाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा भूख अगर खरीदने की कहीं है तो वो गाँव में और गरीब के पास है। इसलिए बहुत से और भी तमाम मुद्दे हैं जिन पर मैं कह सकता हूँ, लेकिन जब भी हमें मौका मिला, डेयरी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया। 25-30 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का 5 साल में काम किया। बच्चों को फूड के लिए जो हॉट कुक्ड मिड डे मील मिले, इसलिए अक्षय पात्रा जैसे मॉडर्न किचन जो होती है उसको हम लोगों ने कई जिलों में लगाया जिससे उन्हें मिल सके। और दिल्ली के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर संस्कृति स्कूल में एडमिशन पाना और दिलाना शायद इतना कठिन काम है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और वही संस्कृति स्कूल मैंने लखनऊ में बनवाया। लेकिन ये सरकार जो सत्ता में है वो इसलिए नहीं चालू करने दे रही है क्योंकि ये समाजवादियों ने संस्कृति स्कूल क्यों बना दिया। तो इससे आप कल्पना कर सकते हो कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या वो सोचते होंगे। और यही नहीं, समाजवादियों ने लैपटॉप दिया इतना बड़ा
तो बीजेपी वाले ले आए स्मार्टफोन इतना छोटा, और उंगली घिसते रहिए वो चलता ही नहीं है। और अगर ये सच्चाई नहीं मानते हैं आप, तो आप जाकर के किसी बच्चे को मिला हो स्मार्टफोन, वो जाकर के देख लीजिए। इसलिए बहुत सी बातें, मैं एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे परिवार को, जो यहाँ पर मंच पे और जो उपस्थित लोग हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर मैंने इधर उधर वाली बात कह दी हो तो दिल्ली वालों को मत बताना। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अखिलेश यादव जी, आपके ओजस्वी विचार सुने। जिस तरह से वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि यू नेवर मिंस योर वर्ड्स, तो बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स अनइनहिबिटेड। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले अखिलेश जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी। जब भी आपको ताकत मिली है, आपने ज़रूर कुछ करने की कोशिश की है। एक आम भूल जाइए कि आप अखिलेश यादव हैं, भूल जाइए कि आप एक नेता हैं। अगर आपको एक मौका मिले एक सिटीजन के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर, तो वो सबसे पहला वो कौन सा काम आज आप करना चाहेंगे जिससे भारत की जो छवि है वो सुधरे? भारत की छवि सुधारने के लिए एक फैसले से तो नहीं सुधर सकती है, लेकिन अगर हम शिक्षा पे ध्यान देते आज़ादी के बाद से, तो शायद हमारे भारत की तस्वीर कुछ और होती। बिल्कुल सही बात। और कोई सवाल जो आना चाहे इस पूरे प्रांगण से, कोई भी जो पूछना चाहे अखिलेश यादव जी से, एक सवाल। लेकिन शर्त ये रख दो कि समाजवादी नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि आप सवाल पूछे, मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा हाँ। कि अटल जी ने एक बार कहा था कि राजनीति में मतभेद चलता है, मन भेद नहीं होना चाहिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मनोज जी अखिलेश जी के बगल में बैठ रहे हैं। जी। ये आपको नहीं पता होगा कि आप पूछिएगा मनोज तिवारी जी पहला चुनाव किस पार्टी से लड़े थे। ये नहीं पता होगा। वैसे मनोज जी और किस जिले से लड़े थे ये नहीं पता होगा आपको। वैसे नहीं, और किसके खिलाफ लड़े थे वो भी नहीं पता होगा। वैसे हमारे पुराने साथी हैं, बहुत पुराने। जी जी। और मैं एक और चीज़, एक आखिरी बात कहना चाहूँगा कि मनोज जी और हमारे बीच एक चीज़ कॉमन है। किसी ज़माने में मनोज जी टेलीविज़न पर एक रियलिटी शो में गए थे। मेरा उस रियलिटी शो के साथ पहला एसोसिएशन था वो, और उसके बाद हम दोनों की तकदीरें बदल गईं। मैं 15 साल से उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो 2010 में। अखिलेश जी, मैंने आज आपको दूसरी या तीसरी बार सुना होगा यहाँ पे, और फेस टू फेस फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। एंड आई थिंक वी बोथ शेयर द सेम एज ग्रुप। आपकी बातें इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं जो युवाओं को बड़ी अट्रैक्ट कर रही हैं, और मैं देख रहा था बार बार सब लोग क्लैप कर रहे थे। और जो चीज़ें आप कहते हैं वो व्यंग के तौर पे जो है वो बड़ा, मतलब एकदम से पूरा ऑडिटोरियम का अटेंशन आपकी तरफ था। मेरा केवल आपसे एक सवाल है, आपने बार बार, क्योंकि ये जो मुद्दा है, पूरा जो इवेंट है ये स्वदेश के ऊपर है, बट आपने इसको पूरा वन साइडेड गवर्नमेंट अगेंस्ट समाजवादी कर दिया। आपको जब मैंने यूट्यूब पे सुना या कभी पार्लियामेंट में सुनता हूँ तो आप कहते हैं कि मैं आर्मी स्कूल से हूँ। किससे हैं? आर्मी स्कूल में पढ़े हैं आप? सॉरी, आर्मी स्कूल में आपका मतलब आपने अपनी एजुकेशन जो है आर्मी स्कूल से की है, जो आपने बार बार उसको पार्लियामेंट में मेंशन किया, बट आप अग्निवीर के अपोजिट हैं, मतलब आप उसको अपोज करते हैं। हमारे देश में प्लीज़ 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्लैप ना करें। आपने बहुत सारे मुद्दे करे, मेरा केवल एक ही सवाल है प्लीज़, और आप चाहें तो उसका आंसर मत दीजिए। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ना दूं मैं। बहुत बढ़िया। मेरा सवाल एक ही है आपसे। आपने कहा देश का ये हाल है, युवा का ये हाल है, एजुकेशन है नहीं, आज़ादी के बाद होनी चाहिए थी।
आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया तब आपकी घर की इनकम कितनी थी और आज आपकी इनकम कितनी है? आई थिंक इट इज बस इट इज मल्टीपल फोल्ड्स, राइट? वी गॉट सर ग्राउंड पे काम नहीं, करें। it's okay, सर it's इसका okay. जवाब It's Ground okay. पे No, काम no, you don't करें। answer him. Please, Yeah, no, please, you don't answer. I'll answer him because I said I'll answer him. यस डेफिनेटली रिक्वेस्ट यही है कि आप एक रोल मॉडल है समाज You के। will get hurt very badly if I ask the question. या डेफिनेटली And anyway, you ask the Yeah. question. Finish your question. सो माय क्वेश्चन इज सर एक Your मिनट question is on income only, na, right? हाँ सर एक तो ये No, पोल no. I'll answer him. I'll answer him. सी यू सेड मैंने लैपटॉप्स दिए, I'll answer him. आपने लैपटॉप की बात करी। मैं course I रिक्वेस्ट speak. करूंगा एक सवाल प्लीज आप लोग आपका डेकोरम बनाए था, रखें। आपने एक सवाल please। पूछा, उसका जवाब सुन लेते हैं सर। पूरे भाषण का कोई संक्षेपकरण तो नहीं, नहीं actually, करना madam, है। ये- और दिस इज नॉट अ नहीं, पॉलिटिकल नहीं, मंच, मैंने पहले ही नहीं, बोला। I'll answer him. I'll answer him. I'll स्वदेश answer के him. ऊपर I'll बात answer- कर रहे हैं तो स्वदेश की बात होनी चाहिए। अच्छा स्वदेश पे हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है वर्ल्ड के अंदर। किसके सबसे अंदर? हमारी अशोक स्तंभ जो है लोहे का है, आज भी उस पर जंग नहीं लगा। पूरा वर्ल्ड सरप्राइज है किस तरह का लोहा यूज करते थे। मसाले बिल्कुल हमारे बिल्कुल अच्छे थे। सर, तो I can सर अब जवाब सुन give लें you more सर। example like We that. should feel pride. अच्छा, I can जवाब give you सुनते more हैं। example like that. नहीं मेरे को मैं एक चीज चाहूंगा बिफोर आई आंसर एनीथिंग। ही इनका पूरा आप मुझे डिटेल बताइए कौन है, नाम तो मैं जानता ही नहीं हूँ। you have to answer it. You have to tell yourself about yourself also because I have to Google it also ना। हाँ पूरा नाम बताइए। हर्ष वशिष्ठ। आई एम श्योर यू मस्ट बी फ्रॉम यूपी। No? You from? Okay, Anyway, okay. Anyway, I'll answer you. You want to know my income? You want to know my income, right? कि मेरी इनकम पहले क्या थी, आज क्या है? सर No, ये आपने you straight you ask the question. What question you want? आंसर किसका चाहिए? आपने मुझे एक बताओ ना। आप एक स्पीच देना चाहते थे सर, तो आप पहले बोलते, मैं मंच पे बुला लेती। नहीं, दिस इज नॉट अ बात यहाँ नहीं पॉलिटिकल। खत्म होनी चाहिए पूरी बात। हाँ, मैं इनसे और- जानना चाहता हूँ कि ये किस लिए जानना चाहते हैं मेरी इनकम बताओ। I'll answer him. प्रदीप राय जी को आई नो हिम वेरी वेल, तो मैं इनके पर्सनल उस पर मैं आता हूँ कार्यक्रम में। और आपको इनकम जाननी है मेरी में, मैं 20 साल से ज़्यादा सीबीआई की जांच में रहा हूँ। सो इफ यू हैव टू चेक माई बैलेंस शीट, गो टू सीबीआई ऑफिस, गो टू इनकम टैक्स ऑफिस एंड डोंट बुलशिट हियर। And I am passed out from military school. It's not army school, it's military school. Correct yourself. और स्वदेश मैंने इसलिए बोला है क्योंकि स्वदेश से अगर आप बोलते हैं तो इट्स इमोशनल अटैचमेंट कि हमारी अपनी चीज़ें बढ़ें, हमारी अपनी मार्केट बढ़े, हमारे अपने लोगों को लाभ मिले। यू टेल मी व्हाट बिजनेस यू आर डूइंग विद चाइना, यू टेल मी दैट बिजनेस, टेल मी द नंबर्स। डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग, यू टॉक अबाउट नंबर्स कि भाई हम चीन से इतना सामान ला रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश का व्यापारी तरक्की नहीं कर पा रहा है। और मैं तो चलो अपनी इनकम बताऊं ना बताऊं, कभी इनकम उनकी भी पूछ लेना जो ये कहते रहे हों कि मैं झोला लेकर के चला जाऊंगा। जहाँ तक आपने सवाल पूछा अखिलेश जी से, अखिलेश जी के पूरे मामले में एक बात जान लीजिए कि राजनीतिक रूप से मुलायम सिंह यादव जी का जो जीवन रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको देखता रहा हूँ, त्याग और बलिदान का जीवन रहा है। जहाँ तक संपत्ति के बढ़ने का सवाल है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया था, उनकी संपत्ति 1 पैसे नहीं बढ़ी थी। जो आपके पास रिकॉर्ड है, मैं अभी भी कहता हूँ, उस रिकॉर्ड को चेक करेंगे तो समाजवादी पार्टी की जो गाड़ियाँ थीं, समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय था, उसको मुलायम सिंह जी के प्रॉपर्टी में जोड़ के और एक केस बनाया गया था। किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए किया? मेरा ये मानना है कि राजनीति में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब वो सत्ता में आती है तो वो अपने अपोजिशन के साथ जो करना चाहती है वो सही तरीके से करे, तो उसके साथ भी नहीं होगा। वरना जो बदले की राजनीति है उस देश में व्यापार के, बिजनेस के माहौल को खराब कर देगा। जहाँ तक आपने अग्निवीर के बारे में सवाल पूछा, इसमें मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि एक जो फौज की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में टाइम लगता है। और आप अगर चाहें कि एक 10 साल की ट्रेनिंग किया हुआ आदमी, एक जो गारंटी है उसके साथ का एक नौकरी करने वाला आदमी, और एक जज्बा होता है, आप जान देने के लिए इसमें से कितने लोगों को तैयार कर सकते हैं? अगर आज ही हम बोलें तो बहुत ही मुश्किल सा काम है। अखिलेश जी को मेरे ख्याल से जवाब देने की इसकी ज़रूरत नहीं थी।
जहाँ तक संपत्ति का सवाल है, मुलायम सिंह जी के साथ जितनी जाति की गई है उतनी जाति इस देश के किसी नेता के खिलाफ नहीं की गई है। और डेमोक्रेसी का एडवांटेज ये है कि डेमोक्रेसी में बताइए, हमारी इनकम पूछने आप बने रहो मुख्यमंत्री क्या है, लेकिन हम तो पूछ सकते हैं आपसे। दैट्स द एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल और अखिलेश जी। अग्निवीर चाहे यहाँ हो चाहे लोकसभा हो चाहे ज़मीन पर, मेरे जैसा आदमी जो मिलिट्री स्कूल से पास आउट हुआ है वो अग्निवीर कभी स्वीकार नहीं कर सकता। और आप हरियाणा में आए हो तो हरियाणा में लड़कों को दौड़ते हुए देखोगे तो थोड़ा शक्ल छिपा करके जाना कि आप अग्निवीर के पक्ष में हो। बिल्कुल अखिलेश जी, ये बात आपने सही कही कि यही ताकत है प्रजातंत्र की, कि हम सभी हर वो सवाल जो चाहे वो कंफर्टेबल हो नहीं वो पूछते हैं और उसका जवाब सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस सेशन के बाद बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पल जी आपका आने के लिए। और हमारे बीच बेहद ख़ास मेहमान आ चुके हैं, मनोज तिवारी जी। वो शख्स जिसे हम लोग सुनना भी चाह रहे थे, जिसके बारे में बहुत कुछ हम सुनते आए हैं और इस बार तो वो हिट भी हैं और फिट भी हैं, मनोज तिवारी जी। जय हिंद। हमें भी सवेरे से इंतज़ार था, क्योंकि पिछली बार जो इस एपीएन के इस स्वदेश कॉन्क्लेव में हुआ था उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, अच्छा वाला। तो आप लोग जिस ज्ञान भारत से आते हैं, ऐसे लोगों से मिलना भी, इसको भी मैं एक बहुत बड़ा महाकुंभ समझता हूँ, जहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं और आप सबसे हमारी मुलाकात होती नहीं है, हमारे जैसे लोगों की मुलाकात नहीं होती है, क्योंकि हम देश के एक सामान्य नागरिक भी हैं, हम एक कलाकार भी हैं और हम तीसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन के खड़े हो गए हैं। और एपीएन चैनल जो ये स्वदेश कॉन्क्लेव करता है, इनके ओनर्स, इनके सीईओज राजश्री जी, प्रदीप राय जी, ये लोगों से मैं तब से परिचित हूँ जब हम लोग विश्वविद्यालय के समय पढ़ाई करते थे। जब प्रदीप जी के जीवन में राजश्री नहीं आई थी, तब से हम और प्रदीप जी आपस में परिचित हैं। और जब राजश्री प्रदीप जी के जीवन में नहीं आई थी, तब भी मैं राजश्री को जानता था, एक पत्रकार के रूप में जानता था। मैंने पहले ही आप लोगों को ज्ञान भारत कहा, क्योंकि आप एक लाइन में बहुत लाइन सोचते हैं। और मंच पे देश के एक कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल जी हैं, उनका भी हम लोग स्वागत कर देते हैं। बहुत ही शानदार शख्सियत है और सब लोग जानते हैं उनको, एक बहुत अच्छे वक्ता भी और क्रिकेटर भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग साथ में क्रिकेट भी खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं। और मंच पे इस समय एक शख्सियत तो ऐसी बैठी है कि जिनको सामने से हम लोगों को देखना भी हमारा बड़ा सौभाग्य है, उषा उत्थुप जी। उषा दी लिविंग लीजेंड की श्रेणी में है। उनके बारे में आप लोग जानते भी हैं।
जितना जानेंगे और भी आपको अच्छा लगेगा और भी जानने की इच्छा होगी। और हमारा रिश्ता ये है कि हम लोग बहुत समय तक एक शो में हम एंकर थे, वो जज होती थी। भारत की शान एक दूरदर्शन पे आता था शो, और उससे बहुत बड़े बड़े सिंगर निकले हैं। एक आजकल विशाल मिश्रा बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है ना, सिंगर भी है, तो वो भी उसी से निकला, इन्होंने ही उसको जज किया था। तो अभी एनिमल का गाना भी उसने किया है, गाया भी है। तो वो उषा उत्थुप दी आज हम लोगों के सामने बैठी हैं। तो ब्रांड भारत ये सही मायने में साकार हो रहा है। और सुनंदा जी बैठी हैं जो शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत की बहुत बड़ी कलाकार हैं। इन लोगों का मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं मंच पे, आपने बुलाया है। थोड़ी देर पहले अखिलेश जी बैठे थे यहाँ, और उनके ठीक बगल में मैं बैठा था। सामने आदरणीय डिम्पल जी भी बैठी थी, उनकी पत्नी। और मैं इधर अखिलेश जी के बगल में बैठा था, उधर ठीक बगल में डिम्पल जी के बगल में हमारी वाइफ बैठी थी। ये और उसी समय कुछ ऐसे सवाल आ गए कि मैं समझ में नहीं रहा था, मैं दाहिने देखूं कि बाएं देखूं कि सामने देखूं। लेकिन मामला बहुत अच्छे से सुलझ गया। ब्रांड भारत पे आज बहस हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं। कैलाश जी आए हैं, कैलाश खेर। तो राजश्री ने कह दिया है कि ये सत्र बड़ा सुरीला है, और हम भी चाहते हैं सुरीला ही रहे। लेकिन कई बार सुर में रहने के लिए भी तार को थोड़ी सी टाइट करनी पड़ती है। आप कभी सितार, गिटार ये सब होता है, उसमें तार को तभी थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है, सुर में नहीं होता है तो। और कभी कभी बहुत टाइट होता है, थोड़ा सा ढीला भी करना पड़ता है। मैं इस स्वदेश कॉन्क्लेव में जो 2024 का है, एपीएन ने ऑर्गेनाइज किया है, इसमें आए हुए सभी सदस्यों का इसका एक अतिथि होने के नाते भी और दिल्ली का एक सांसद होने के नाते भी आप सबका मैं स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं आप सबको। मेरा विषय तो इसी के आसपास है कि ब्रांड भारत साकार कैसे होगा। ब्रांड भारत की भूमिका में आपका और हमारा क्या रोल है। और मेरा मानना है कि हर भारतीय को ब्रांड भारत के लिए सोचना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि ब्रांड भारत सिर्फ प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, ऐसा थोड़ी है कि ब्रांड भारत सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स की या अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की ही जिम्मेदारी है। ब्रांड भारत हर नागरिक की जिम्मेदारी है जो भारत का रहने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो इस विषय में प्रवेश करने का ही डिस्कशन नहीं हुआ होगा, उनको पता नहीं होगा ये क्या होता है। लेकिन यहां जो लोग बैठे हैं, दूर दूर से आप लोग आए होंगे, पता नहीं दिल्ली से बाहर के कितने लोग हैं जो इसमें आए, दिल्ली से बाहर से आए। ओह जी जी जी, बहुत। तो आप दिल्ली से बाहर से आए हैं तो आपको दिल्ली भी थोड़ी सी नई लगती होगी, जैसे हमको 1985 में लगी थी। हम भी 1985 में पहली बार दिल्ली आए थे, और आए थे एनसीसी का एक कैडेट बन के। मैं बिहार कंटिंजेंट से रिपब्लिक डे परेड में बिहार से सेलेक्ट होके आया था, क्योंकि मुझे गणतंत्र दिवस में जूनियर डिवीजन के तरफ से सेलेक्ट किया गया था।
और मेरे पास वो तस्वीरें आज भी हैं, मेरी पत्नी बहुत संभाल के रखती हैं, जिसमें मैं लाल किले के सामने खड़ा हूं और एनसीसी का ब्लेजर है, एनसीसी का लोगो है और मैं बड़े गर्व से फोटो खिंचवा रहा हूं, पीछे लाल किला है। और अब हर साल उसी लाल किले के पास में रामलीला होती है तो उसका उद्घाटन करता हूं, कोई कार्यक्रम होता है तो उसका उद्घाटन करता हूं। मैं सोचता हूं जिंदगी कहां से कहां लेके आ गई। एक फिल्म का गाना है ना कि ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। इतना लाइन मेरे काम का है। तो चलते चलते हमको आपको सभी को ये कोशिश करना है कि ब्रांड भारत क्या होगा। अब जैसे मैं आया ना तो अग्निवीर की बात सुन रहा था, तो मैं अग्निवीर पे 4 लाइन बोलना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं, इस देश में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि अग्निवीर सिर्फ 4 साल का है। ये गलत है। अग्निवीर 4 साल की एक ट्रेनिंग है, जिस ट्रेनिंग में भी आपको वेतन मिलता है। और अग्निवीर जब 4 साल पूरा होगा तभी कोई बोल सकता है कि इसको काम मिला कि नहीं मिला। अभी अग्निवीर का 4 साल पूरा ही नहीं हुआ है। अभी अग्निवीर का तो ये 3रा साल है। तो वो कौन विद्वान लोग हैं एक सवाल उठता है कि वो कौन विद्वान लोग हैं जो भविष्य देखने लगे हैं। फिर उनको चला जाना ज्योतिष वशिष्ठ विद्या में हाथ आजमाना चाहिए। सर, मैम, आप सब लोगों को मैं बहुत सम्मानित मान के बताता हूं कि अग्निवीर को समझने के पहले याद रखना मेरे दोस्तों कि दुनिया के सैनिकों का युद्ध कौशल, हथियार सब कुछ बदल चुके हैं और अब भारत को भी एक बेस्ट सैनिकों की जरूरत है। उसके लिए अग्निवीर के एक बैच का 25% सेना में जाएगा तो 25% अर्धसैनिक बलों में जाएगा। और अभी कई स्टेट ने लेना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले से इसमें प्रावधान है कि 25% राज्य सरकारों को, आप राज्य सरकार की पुलिस को देखते तो होंगे, किस राज्य की पुलिस को 4 साल की ट्रेनिंग के बाद रखा जाता है? कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन पहली बार भारत में 4 साल के एक एक बच्चा, वो किसी एनएसजी के कमांडो से भी ज्यादा ट्रेंड, और वो प्रदेश की पुलिस को भी मुहैया कराया जाएगा। कई प्रदेशों ने लेने के लिए एग्रीमेंट कर लिया है भारत सरकार के साथ। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि पुलिस में ही एक महकमा ऐसा होता है जिसका मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाला हूं, इस संबंधित जो आपको बोलने जा रहा हूं। पुलिस में, इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं हमें पुलिस दे दीजिए सुरक्षा के लिए, मांगते हैं ना। आप भी कल बड़े हो जाओगे, आपका बिजनेस कुछ बड़ा होगा तो आप कहोगे हमें 1-2, और पुलिस नहीं दे पाती है। बड़े बड़े सोर्स लगते हैं, मंत्री जी के सोर्स लगते हैं, बड़े बड़े, ये तो देखो हमारे चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं नवनीत सहगल जी, मतलब उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े पदों पे हैं। आज ये प्रसार भारती के प्रमुख हैं। सिक्योरिटी वो मत समझना जो लोगों के दरवाजे पे एक प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं। पुलिस सिक्योरिटी लेने के लिए बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के सोर्स पैर भी लगते हैं और नहीं मिलता है, जबकि लेने वाला उसको पे भी करता है। हम तो चाहते हैं, मेरा ये पर्सनल, मैं अपना थॉट बता रहा हूं, कि इस देश में अगर कोई सिक्योरिटी मांगता है तो क्यों नहीं दे सकते? वो कह रहा है कि आई विल बी हियर,
एक्सपेंडिचर आपको करना क्या, उसको आप देते ही हैं, आज भी देते ही हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 8% लोगों को देते हैं जो देश में मांगते हैं। वो भी पुलिसिंग है, उसको क्यों ना थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। फिर हमें आप समझिए कि हमें कितने ट्रेंड लोगों की आवश्यकता। आपको पता है फौज से रिटायर्ड लोग आजकल कई राज्यों में पुलिस के रूप में काम करते हैं। जो फौज से रिटायर हो जाते हैं उनकी थोड़ी वर्दी अलग होती है, बट वो प्रदेश के लिए आते हैं। अब इतनी सारी जरूरतों में जहां मेरे पास इतनी आवश्यकता है देश के पास, ये कौन लोग हैं जो उस पे सवाल उठाते हैं? और सवाल अगर 4 साल के बाद उठाते आप तो हमें फिर भी समझ में आता। आज जैसे वक्फ बोर्ड का बिल आया है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके दूसरे विषय पे चला जाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। ये सदन अवेयर रहे, वक्फ बोर्ड के पास एक ऐसा अधिकार है कि वो बोल देता है 1500 साल पहले आपके परदादा दादा परदादा ये दान करके गए थे। अब पूछोगे किससे? प्रूफ मांगोगे किससे? तमिलनाडु के गांव में एक व्यक्ति जो अपना घर बेचने गया, जिस गांव में 1500 साल पुराना मंदिर है, उस गांव का एक किसान जाता है अपनी लैंड बेचने, उसको कहा जाता है कि आपका तो जमीन वक्फ बोर्ड के अधिकार में है। जब आगे बढ़ता है तो पता चलता है पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड के अधिकार में है और गांव को पता ही नहीं। ये विवाद अगर सरकार हटाना चाहती है, अगर कहना चाहती है कि नियम लाना चाहती है कि भाई आपका कोई अगर हक छीना गया तो आप 90 दिन के अंदर बताओ, इसमें क्या दिक्कत हो सकती किसी को? और कुछ लोग तो वक्फ बोर्ड को मस्जिद समझ करके बातें कर रहे थे आज सदन में। वक्फ बोर्ड एक संस्था है और एक उसमें हल्ला कर रहे थे कि दूसरे कम्युनिटी के लोग कैसे वक्फ बोर्ड का मेंबर हो सकते हैं। वो कम्युनिटी नहीं कही गई है, हर लोकसभा क्षेत्र का सांसद उसका सदस्य होगा। अब वो सांसद है, वो सांसद किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है। तो इतनी छोटी छोटी बातों को ऐसा फैला रहे हैं लोग, क्या ऐसा लगता है ये कानून सिर्फ किसी को नुकसान करने के लिए लाया जा रहा है। आज आपको पता है 8.5 लाख संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड की, जिनका टोटल इनकम होना चाहिए कम से कम 1.5 लाख करोड़, और दिखाया कितना जाता है 162 करोड़। उसका लाभ किसको मिलना है? मुस्लिम कम्युनिटी को मिलना है, गरीबों को मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए। लेकिन इसमें और ज्यादा आप घुसोगे तो आपको लगेगा इसका क्यों विरोध हो रहा है। पहली बार उसको, अच्छा ये सब कुछ सच्चर कमेटी के डिमांड पे हो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में रिपोर्ट मांगी गई थी, रिपोर्ट आई, मगर दबा के बैठना एक इस देश का थोड़ा सा चलन बन गया था। बहरहाल हम कहते हैं ना ज्ञान भारत, आपको मैं शुरू में ज्ञान भारत इसलिए कहा कि नॉलेज, एग्जैक्ट नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज तो फेक भी घूम रहा है, इतने फेक नॉलेज घूम रहे हैं, फेक इंफॉर्मेशन घूम रहे हैं कि हमको आप सुनने पे पूरा शरीर हमारा जलने लगता है, बाद में पता चलता है तो फेक था। तो मैं आप सभी को इतने दूर दूर से आकर के आप यहाँ हैं, आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो अभी भी अपनी कला साधना छोड़ा नहीं हूँ। लोग हमको डर लगता है पता नहीं कोई इनकम न पूछ दे हमको। लेकिन हमको गुस्सा नहीं होना है, ये तो बड़ा साधारण सा कोई बड़ा सवाल नहीं है। लेकिन मैं सबको बोलता हूँ, हाँ मैं ठीक ठाक, मैं एकदम गरीब था, अब गरीब में नहीं हूँ। क्योंकि हमारे पास एक स्किल आया, मैं गा सकता था।
हम लोग 4 भाई 1 बहन हैं। पिताजी हमारे क्लासिकल वोकलिस्ट थे, लेकिन सब कोई तो गाना नहीं सीखा कैलाश जी, हम ही सीखे केवल। और हमने उसको अपना, हमने देखा बहुत, हम बीपीएड एमपीएड भी हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मैं एक कोच हूँ, उधर नौकरी नहीं लगी हमारी। तो फिर एक दिन मैं गाना गा रहा था, मुझे एक गांव में शादी बारात आई थी, तो उसमें नाचते नाचते जो लोग थे थक गए थे, तो मुझे स्टेज पे कोई पहुंचा दिया। मैंने गाना गाया। मुझे जिस समय मेरा महीना खर्च होता था 600-700, तब मुझे 1700 इनाम मिल गया। हमने कहा ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें जाना चाहिए। और मैंने अपने स्किल को पहचान लिया। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप में कुछ स्किल जरूर है। मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहता हूँ, अपने स्किल को पहचान लो, आप अपना बेस्ट जज बनिए। कभी कभी मिस जज भी हो जाता है। कई ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जो मिस जज होते हैं अपने बारे में कि नहीं मुझे यही करना है। तो मिस जज मत करो। जिस दिन आपने खुद को सही जज कर लिया, आपका स्किल आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। और मैं भी इसका एक एग्जाम्पल हूं, प्रदीप जी भी इसका एक एग्जाम्पल है। मैंने पहला गाना गाया था 1996 में, और मेरा अभी का भी गाना ठीक ठाक चल रहा है, ए राजा जी। तो मैं इस आज के अपनी बात को कंक्लूड करते हुए, मुझे ना कभी इस बात का, हमेशा मैं सतर्क रहता हूं, है ना। हाँ अच्छा, राजा जी गा दें? गाऊंगा मैं गाऊंगा। देखो इसी को तो हमें जिंदा रखना है, कहीं भी जाएं ताकि कोई इनकम पूछे तो हम बता सकें हम अपने साल से गाना गा रहे हैं। और मेरे भाई, ये जो हो रहा है ना, जो राजश्री ने सोचा, ये कौन सा साल है राजश्री जी? 5वां। तो अभी तो मैं बताऊं, ये राजश्री जी का चैनल, प्रदीप जी का उनका आशीर्वाद और ये सब कुछ, अभी तो ये लोग, इनको मैं शुरुआती दौर में मानता हूं। ये दोनों इतने ऊर्जावान हैं कि अभी भविष्य में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं आशीर्वाद भी देता हूं। मैं आशीर्वाद, अच्छा ही गाने के लिए दिया? अच्छा, हेलो 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 हेलो। अच्छा, मुझे कह दिया गया कि तुम्हारा भाषण बंद। तो मैं इसी माहौल पे कहना चाहता हूं, मेरा गाना है कि कितनी सुहावल सुंदर सूरत, मनोहर मंगल मूरत हो, ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तरहल हाजरूरत मुहूरत खूबसूरत हो, ए राजा जी, ए करे तरहल हाजरूरत मुहूरत खूबसूरत हो। अरे मुनि जी के जैसन बाबू ज्ञानी होई है, मुनि ज्ञानी होते हैं। राजा जैसन दानी होई है हो, मतलब राजा दानी होते हैं। जो दानी नहीं है वो राजा नहीं है, और जो ज्ञानी नहीं है वो मुनि नहीं है। राजा जैसन दानी होई है हो, ए ललना, ए ललना, ए ललना, अखिला भूमंडल राजधानी होई है, बापे जस खनदानी होई है। हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ना 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 डीएम होई है हो, ए राजा जी।
ए ललना हिंद के सितारा ई तसीम होई है ओसे ऊपरा पीएम होई है ए ललना ए करे तरहल हाजरू। आप लोग गाना तो सुन ही रहे हो, हमारे साथ गा लो आप। ए राजा जी ए करे तरहल हाज मुहूर्त खूब, इसी की जरूरत थी, इसी कॉन्क्लेव की जरूरत थी, इसी भावना की जरूरत थी और देश में ऐसे ही सरकार की भी जरूरत थी। थैंक यू मनोज जी। और बहुत सारी बातें जो आपने कही उसमें बहुत कुछ तो राजनीतिक भी रही, लेकिन जो मूल बात आपने कही कि इसी भावना की ज़रूरत है और ऐसे ही भारत जो हमारा है इसी तरह से आगे बढ़े। जैसे हम अपनी संतान को आगे बढ़ाने की कल्पना कर रहे हैं, उसे राजा महाराजा बनाने की कल्पना कर रहे हैं, वैसा ही भारत विश्व गुरु बन पाए और विश्व में अपना नाम कर पाए, इसी की कल्पना के साथ ये स्वदेश कॉन्क्लेव रखा गया है। और मैं मंच पर स्वागत करना चाहूँगी नवनीत सहगल जी का, और हमारे साथ एसपी सिंह बघेल जी मौजूद हैं। भारत जो कहा जाता है गाँवों का देश है और आप उसी मंत्रालय के मंत्री हैं, मैं ज़रूर दो शब्द आपसे सुनना चाहूँगी कि आखिर जब ब्रांड भारत की बात होती है तो कल्पना जड़ों से शुरू होती है। उस जड़ में किस तरह से परिवर्तन किया जाए कि ब्रांड भारत की कल्पना ज़मीन पर लाई जा सके। एसपी सिंह बघेल जी। बालाजी फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्वदेश कॉन्क्लेव के इस मंच पर विराजे, उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों को देखते रहे। उस समय प्रसार भारती के चेयरमैन, बहुत ही उत्तर प्रदेश कैडर के डायनेमिक ऑफिसर श्री नवनीत सहगल साहब, मेरे मित्र और छोटे भाई, युवाओं की धड़कन, हम लोग तो फालतू में कहलाए जाते हैं, असली युवाओं की धड़कन, सूफी और भक्ति गीत और संगीत में देश में नाम कमाने वाले, अंबानी जी की शादी से पहले, जाने से पहले मैंने कैलाश खेर के घर जाना ज़्यादा पसंद किया और उनके गाए हुए और अभी नहीं गाए गए हैं, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड सुनने का पहला श्रोता मैं हूं, जिसे आप 4-6 महीने बाद सुनेंगे, वो मैं अभी 15 दिन पहले अपने मिजाज के अनुसार इनके घर पे जाकर सुना हूं। ऐसे मेरे मित्र कैलाश खेर साहब, प्रहलाद कक्कड़ जी, प्रदीप राय जी, मनोज तिवारी जी, राजेश्वरी राय जी, राय फैमिली कह दूं तो ज़्यादा ठीक है, विनय राय जी, उषा उत्थव जी, सुनंदा शर्मा जी, रानी कोहनूर जी, सभागार में उपस्थित भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में जो लोग अपनी जवानी देने वाले हैं, ऐसे सभागार में उपस्थित सभी लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस मंच पर कैलाश खेर हों, मनोज तिवारी स्टार्टर खिला के गए हों, मेन कोर्स में कैलाश खेर और उषा उत्थव हों, तो वे वजह मुझे यहाँ खड़ा किया गया है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे खीर खाते हुए कुनैन की गोली आपके मुंह में आ गई है। तो मैं और नवनीत सहगल जी तो इसलिए भी कल छपेगा ठीक से ये और दिखेगा ठीक है, मैं एकदम इररिलेवेंट हूँ यहाँ। स्वदेश कॉन्क्लेव
मैंने 7 साल की उम्र में चौधरी चरण सिंह का पहला भाषण सुना था, तो उसकी लाइन आज तक याद है कि इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से होकर जाता है। जब तक सृष्टि रहेगी ये देश गांव, देहात और किसानों का होगा। किसान खुशहाल है तभी आपका ब्रांड भारत सफल होगा। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क लेते हों, जितने के मोबाइल आपके हाथों में है, इतने में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास 1.5 लाख का बनता हो। अभी मैं राडो वाडो की बात नहीं कर रहा हूं कैलाश। ढंग का वॉश बेसिन जितने में नहीं आता हो, उतने में प्रधानमंत्री 11 करोड़ लोगों ने ग्रामीण शौचालय लिया हो। मात्र 1000 की विधवा पेंशन के लिए उस तारीख की प्रतीक्षा करते हैं कब डीबीटी हो और उनके खाते में आए। वृद्धावस्था पेंशन आने से पहले 3 दिन पहले बहू पैर दबाना शुरू कर देती है। उस 1000 रुपये में भी कुछ चाहती है उसे भी मिल जाए। 2-2 हज़ार की 3 किस्तों के लिए वाट जोहारते हैं इस देश के 11 करोड़ किसान। कब मोदी जी बटन दबाएं और 2000 रुपये उनके खाते में आए और वो 1 किलो मिठाई का डब्बा लेके अपने बच्चों के पास जाएं। ऐसे समय कई बार शंका होती है, लेकिन स्वदेश के माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे। स्वदेशी के माध्यम से लोक भाषा, लोहिया कहते थे लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा। मैंने उसमें थोड़ा आगे जोड़ा है लोक गीत, लोक संगीत, लोक कला के माध्यम से ही ब्रांड भारत बन सकता है। हम विश्वगुरु थे, हम नहीं हैं, हम होंगे। स्वास्थ्य ठीक रहा और 84 साल अगर जिंदा रहा तो 15 अगस्त 2047 देख पाऊंगा। लेकिन 15 अगस्त 2047 ही कोई आखिरी डेट नहीं है कि उसी दिन हम विश्वगुरु बनेंगे। ये सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी बुनियाद में मोदी जी ने अपने बजटों के माध्यम से कुछ अच्छी ईंटें रख दी हैं। किसी की भी सरकार आए, अब उसकी राजनीतिक मजबूरी होगी कि इस बुनियाद पर वो अच्छी दीवारें खड़ी करे और अच्छी छत डाले, वरना नई डोली के कहरों को जनता उखाड़ के फेंक देगी। ये अच्छी बात है कि कम से कम हम इस विज्ञान भवन में इस अच्छे कंसेप्ट को लेकर बैठे हैं। ये सांपों का देश नहीं रहा, काले जादू का देश नहीं रहा। ये सांप छछूंदर और उसको लड़ाने वाला देश नहीं है। हम विकसित थे, हम विश्वगुरु थे। वो मैं 5-6 उदाहरण दूंगा। मुझे गूगल का इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए भाषण बहुत ऑथेंटिक नहीं होता है। लेकिन राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज 1900 कुछ में बनाया। उसके 1,08,000 साल पहले त्रेता में भारद्वाज ऋषि जी पुष्पक बना चुके थे। रावण हाईजैक करके ले गया था, जैसे हम ले आए थे। बुलेट प्रूफ जैकेट जिसने भी बनाई है, लेकिन 5200 साल पहले कर्ण के पास थी। फायर प्रूफ जैकेट जिसने भी बनाई हो, ये गोरों ने ही बनाई होगी, लेकिन हमारी प्रहलाद के पास थी। तो बुआ जल गई थी होलिका और प्रहलाद बच गए थे। जेलवेयर ने टेलीविजन भी ऐसी कुछ 1800 कुछ या 1900 कुछ में बनाया होगा, सड़ियल सा। लेकिन हमारे पास द्वापर में 5200 साल पहले कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था और संजय टेलीविजन पर देख के अंध धृतराष्ट्र को बता रहे थे, महाराज अब अर्जुन ने गांडीव पर तीर रखा और अक्षौणी सेना आगे बढ़ी, पीछे हुई, गर्दन कटी, आदि आदि। तो हम पे टेलीविजन था ना। मार्कोनी ने पता नहीं कब वायरलेस या रेडियो बनाया, लेकिन मेरी लोकसभा से जब कंस अपनी प्यारी बहन को लेकर निकल रहा था
तो मेरी लोकसभा में, क्योंकि मथुरा का रास्ता ही आगरा होके है बटेश्वर से, तो आकाशवाणी हुई कि जिसको तुम लेके जा रहे हो उसका पुत्र ही तुम्हारा वध करेगा। इसका मतलब एफएम और आकाशवाणी हमारे पास 5300 साल पहले थी। मित्रों, ये और बता दूं, कुछ नास्तिकों को बता दूं कि ये जो है ना राम कृष्ण कंस, ये कर्ण, ये गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानू, इब्ने सफ़ी बीए या जेम्स हेडली चेज के पात्र नहीं हैं। ये सब थे, ये सब हैं और ये सब रहेंगे। वो तो हम विश्वगुरु बहुत पहले बन जाते, दो चीज़ें ना होती। हाँ, एक और हम विश्वगुरु का उदाहरण दे दें कि मैं थोड़े साल में MOS हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देख रहा था, तो आके बताते थे साहब हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं गोरे लोग, हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, हम हार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये तुम बहुत बात की बातें कर रहे हो। हमारे यहाँ तो आदमी के शरीर पर हाथी का सिर ट्रांसप्लांट हुआ है और सफल हुआ, और वही हमारे पहले देवता हैं। तुम लोग IVF अब करते घूम रहे हो, टेस्ट ट्यूब बेबी। द्वापर में होता था साहब, 100 बच्चे पैदा करने के लिए 150 साल जिंदा रहना पड़ेगा और 20 साल बाद बच्चे पैदा होते हैं। 170 साल पैदा हो, हर साल बच्चे पैदा करो, तब हो पाएंगे 100। और तब भी कहा जाता था शतायु हो, इसका मतलब 100 साल ही उम्र हमारे ये द्वापर में भी शतायु हो, कभी नहीं कहा गया दीर्घायु। तो ये IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, ABB सब अपने यहाँ काफ़ी पहले से है। दो घटनाएं हुई हैं। एक ये 1192 से हमारे बुरे दिन शुरू हुए मनोज भाई। बैटल ऑफ तराई सेकंड में जब हम पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हारे, यहाँ से हमारे दुर्दिन शुरू। माफ़ करना, मैं ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कभी नहीं करता हूँ, आई एम ए सेकुलर पर्सन, लेकिन उदाहरण देने पड़ रहे हैं कि उससे भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, विज्ञान, ज्ञान, तो गोरी ने नुकसान किया, फिर इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने, फिर रजिया ने, फिर रजिया के 2-3 नालायक भाइयों ने, फिर बलवन ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिर सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब से ज़्यादा हमको कौन जानता, हम आगरा के MP। यहाँ से हम विश्वगुरु से नीचे आए, और अभी कौन सा, ये मुसलमानों तक ही समाप्त नहीं करना चाहिए था। जहांगीर अपने दरबार में बैठा हुआ था, शहजादी रोते हुए आती है, एक नई गुलामी और शुरू हुई। कहा क्यों है? बोले हाथ जल गया। एक अंग्रेज बैठा था, झोले से मलहम निकाला, शहजादी को लगाया, शहजादी खुश हुई, शहजादी को ठंडक पहुंची तो बादशाह खुश हुआ। मांगो क्या मांगते हो? उसने कहा हुजूर बस एक कालीकट में 10 बाई 20 का टेंट व्यापार के लिए दे दो। वो मलहम कुछ नहीं था, बेसलीन थी। इस बेसलीन ने गुलाम बना दिया साहब एक बार तो वो 10 बाई 20, 20 बाई 40, 40 बाई 80, 80 बाई 160 का टेंट होते होते ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में फिर 1857 हारने के बाद रानी के गुलमटे हम हो गए। फिर यहाँ से एक नई मैकाले की शिक्षा पद्धति आई जिसने भी हमारा बड़ा भारी नुकसान किया है। दूसरा, नालंदा जब जला है, सब कुछ जल गया। किस देश को मारना है तो उसकी साहित्य को मार दो। और मुझे लगता है सहगल साहब, पेन ड्राइव होती नहीं थी, सब कुछ जल गया है। जनश्रुति से जो बचा है बस वही बचा है। पूरे दुनिया को हम भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, दर्शन शास्त्र पढ़ाने के बाद कई साल बाद जब ये बख्तियार खिलजी आया है और उसने जब हमारा 3 मंजिली इमारत जलाई है तो हमारी सब साहित्य जल गया है। इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। चलो मैं समाप्त करता हूँ, लेकिन आज की तारीख, स्थान और समय मैं एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूँ, हम रहें या ना रहें। 15 अगस्त 2047 को जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा, हम आपकी जवानी की बदौलत कह रहे हैं, हम पक्का विश्वगुरु होंगे। हम विकसित राष्ट्र होंगे, हम सुपर पावर होंगे, हम नंबर 1 इकनॉमी होंगी। और मैं ज़रा खराब टाइप का आदमी हूँ, दुनिया में हमारी गुंडागर्दी भी होगी। इसलिए आजकल पहली बार मैं अपना थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहा हूँ कि वो देखने के लिए अगर मैं ज़िंदा रहा
तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि 47 की ज़रूरत नहीं है, 37 तक ही हम नंबर 1 पे होंगे। हम 11 से 5 पे आए हैं, 5 से 3 पे आ जाएंगे और आपके समय हम 1 पे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उसमें आज का दिन भी याद किया जाएगा कि ये स्वदेश कॉन्क्लेव ने कहीं ना कहीं नौजवानों में विश्व गुरु बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, गांव देहात को मजबूत करने के लिए ये एक विज्ञान भवन में एक कॉन्क्लेव किया था। उसका भी गिलहरी प्रयास भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस शब्दों के लिए। और अब मैं नवनीत सहगल जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन हमारे साथीगण, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मुझसे कहा गया कि बहुत ही छोटा भाषण देना है, तो बचत करें। आपको मनोज तिवारी जी ने बड़ा अच्छा आपका मनोरंजन किया। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने आपका जो है वो इतिहास का ज्ञान बढ़ाया। मैं केवल 2 मिनट में आपको ये एक जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे युवा साथी मौजूद हैं, एक चीज़ का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोगों ने अपने पे और अपने देश पे गर्व करना छोड़ दिया है। ये जो अंग्रेजी मानसिकता हमारे में जो घुसी हुई है वो अभी तक निकल नहीं रही है। 1920 में हमारा जो देश था वो दुनिया की 20% जीडीपी बनाता था। तो माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा, अंग्रेज़ों की दास्ता से उन्होंने बाकायदा सिस्टमेटिकली हमारा साहित्य नष्ट किया, हमारा उद्योग धंधे, हमारा कॉटेज इंडस्ट्री नष्ट किया। धीरे 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 अब हम आप कहाँ आ गए। लेकिन मैं एक चीज़ जो आपको अवगत कराना चाहता हूँ सारे युवा वर्ग को, कि पूरी दुनिया में एक प्रयास है कि जो ब्रांड भारत है उसको कैसे नीचे किया जाए, उसको कैसे गिराया जाए। हम, जैसे मैंने पहले बताया, हम पहले भी दुनिया में आर्थिक शक्ति भी थे, सामरिक शक्ति भी थे, और अब जब हम लोग पढ़ते हैं, कोई छोटा सा संगठन कहीं पेरिस से लिखता है कि देश में भुखमरी सबसे ज़्यादा है, तो खौफ होती है। लेकिन वो बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। तथ्य ये है कि आज हमारा देश पावर, जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, उसमें दुनिया में 3रे नंबर की बड़ी आर्थिक शक्ति है। और जैसा अभी माननीय मंत्री ने बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें हम सबको आगे ले जा रहे हैं कि हम दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहे हैं और बन गए हैं, और जल्दी ही हम उससे आगे बढ़ेंगे। ये जो एक भावना है कि हाँ, हम दुनिया की एक बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति हैं, ये हमारे हर युवा को, हर नागरिक को इस पे गर्व होना चाहिए। आप भी बाहर विदेश में जाते हैं, कोई अगर देश के बारे में ऐसी बात करता है, क्योंकि एक पूरा एक इकोसिस्टम ऐसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिसमें भारत को, जो देश है हमारा, उसको विभिन्न कोणों से ये कैसे निकाला जाए कि ये इसमें ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है। और मैं प्रदीप राय जी को और राजश्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पृष्ठभूमि में आज ये कार्यक्रम किया और इतनी भारी संख्या में युवा शक्ति को बुलाया कि ब्रांड भारत एक नामी ब्रांड हो चुका है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनने की ओर अग्रसर है। हमको जो हमारी
पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो हमारी सकारात्मक चीज़ें हैं, उनको आगे सबके सामने लाना चाहिए और उस पर गर्व भी करना चाहिए। एक जो आदत हमारे बीच में क्रिटिसाइज़ करने की हो गई है, वो क्रिटिसाइज़ करने की आदत को ख़त्म करके पॉजिटिव देखने की कोशिश हम सब लोगों को करनी चाहिए। इसी अनुरोध और संदेश के साथ मैं पुनः धन्यवाद दूंगा प्रदीप राय जी का, राजश्री जी का। आज उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और ये बहुत अच्छा समय है, बिल्कुल समय अनुकूल उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और आप लोग जरूर इस दिन भर के कार्यक्रम से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और आगे आके अपने दोस्तों यारों को बताएंगे भी। धन्यवाद। धन्यवाद नवनीत सहगल जी। और आप सब देख ही चुके हैं, फिर भी मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि अनुराग ठाकुर जी हम लोगों के बीच आ चुके हैं। युवा नेता, न्यू इंडिया का युवा चेहरा, जिनके पास सपने हैं, विजन है और छोटी उम्र में बड़ा करने का संकल्प है, वो हैं अनुराग ठाकुर जी। कम उम्र में काम के लिए, बड़े काम के लिए आप जाने जाते हैं। 5 बार लोकसभा सांसद, 5 बार लोकसभा सांसद, मैं फिर से रीइटरेट कर रहा हूं। और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद अनुराग ठाकुर जी ने अपने पिछले कार्यकाल में केंद्रीय सूचना और प्रसारण के अलावा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का कुशल निर्वहन किया था। अनुराग जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप उन चुनिंदा शख्सों में से हैं जो रील और रियल दोनों के ही नेता के रूप में बहुत ही पुख्ता तरीके से उभरे हैं। और एक विकेट की बात हो रही है मनोज जी के लिए, सर के लिए, और इसी के साथ मैं आग्रह करूंगी अनुराग ठाकुर जी का। अनुराग ठाकुर जी, आपका मंच पर स्वागत है। नवयुग का नव सृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है। उठो जागो आगे बढ़ो, ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी युवा साथियों, आप बहुत लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन इसी तरह से बड़े लंबे समय से भारत अपने उचित स्थान का इंतजार कर रहा था। विश्व में जो स्थान भारत का होना चाहिए, उस दिशा में हम आगे बढ़ें और स्थान प्राप्त करें, लंबे समय से इंतजार था। और मुझे लगता है आप जैसे युवाओं के कंधे पर अगले 25 वर्षों में वो होने वाला है जो पिछले 75 वर्षों में नहीं हुआ। हमारा भारत विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। और जहां आप जैसे युवा हों, प्रतिभाशाली हों, नवाचार हो, मुझे कोई कारण नहीं लगता कि दुनिया की कौन ताकत हमें रोक पाएगी। रोक पाएगी क्या कोई? रोक सकता है कोई? हर क्षेत्र में आज भारत का नाम, पहले हम दुनिया भर के देशों में सुनते थे सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर है, सबसे ऊंचा पुल कहां है, सबसे लंबी सुरंग कहां है। आज हम कहते कहीं पर है तो हमारे भारत में है, कहीं और नहीं है। एक ऐसे समय था कि हम लोग 16 रुपए की इनकमिंग कॉल और 16 रुपए की आउटगोइंग कॉल मोबाइल फोन पर देते थे। आज दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट देखा जाए तो उसमें हमारा भारत देश है और मात्र 6 करोड़ हमारे ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर थे। आज उससे बढ़कर 77 करोड़ हो गए मात्र कुछ वर्षों के अंदर। दुनिया की जीडीपी में हमारा 4% से कम योगदान है, लेकिन दुनिया की डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत नंबर 1 है और 46% हमारे यहां पर है। आईटी एनेबल्ड सर्विसेज की हम बात करें तो $150 बिलियन ये पार कर गया और न जाने कितने आगे हम और बढ़ने वाले हैं। और जब हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस सब के चलते हुए हमें अपने युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, इस बार के बजट में 1,48,000 करोड़ रुपया शिक्षा, स्किलिंग और इंटर्नशिप के लिए रखा गया है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। नई शिक्षा नीति भी आ गई है, स्किल्स के नए ऑप्शन भी आए हैं। लाखों युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे,
लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, मेरा युवा भारत, माई भारत प्लेटफॉर्म को हमने पिछले साल लॉन्च किया था। आज लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवा इस पर जुड़ चुके हैं। आप भी कृपया करके इस पर जुड़ जाएं ताकि आप इंटर्नशिप करनी हो, अपने विचार देने हो, नए कार्यक्रमों से जुड़ना हो, आप ये सब कर सकते हैं। ये हमारा एक सिविक एंगेजमेंट और लीडरशिप बिल्डिंग का भी एक प्रयास है जो युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा भारत सरकार के किया जाता है। यही नहीं, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो मेरे युवा साथियों, आपकी सोच में ये होना चाहिए कि भविष्य का भारत, और जिस तरह से हम ये ग्लोबल वार्मिंग की बात सुनते हैं और हम अपने सामने देखते हैं कि कैसे दुनिया बदल रही है, तो आज दुनिया ग्रीन ग्रोथ की, ग्रीन इन्वेस्टमेंट की, ग्रीन इन्वेस्टमेंट की बात करती है, ग्रीन फाइनेंसिंग की बात करती है। और जब तक हमारा युवा इससे जागरूक नहीं होगा तब तक हम भविष्य की रणनीति और नीतियां उस तरह से नहीं बना पाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध यही रहेगा कि आपकी ग्लोबल थिंकिंग, ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर की सोच क्या है और दुनिया भर की जो चुनौतियां हैं या अवसर जो भी हैं, वहाँ पर भी हमें उनको भी ध्यान में रखकर अपने आप को तैयार करना है। और आज के युवाओं से यही अपेक्षा है। इंटरनेट के ज़माने में हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं, वो सब जानकारी है। ज़रूरी है कि हमें सबको अपने लिए, हम अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। मैं एक दो बातें आप सबके बीच में जरूर करना चाहूँगा। जो स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की हम बात करते हैं, एक सॉफ्ट पावर है। उषा उत्थप जी यहाँ पे बैठी है, मैं देख रहा था, मैं उनको कह भी रहा था कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। कैलाश जी के गाने तो हमें, जैसे थोड़ा सा माइक आएगा तो मुझे लगता है आधे तो झूम पड़ेंगे यहाँ पे। भाषण तो आप क्या करोगे, गा ही देना थोड़ा सा। क्यों भाई, सुनने चाहिए 2-4 कि नहीं सुनना चाहिए? तो बम बोले तो हो जाएगा यहाँ पे अपने आप। तो so when we talk about the cultural ambassadors and the sports excellence, these are the two areas which are very very important to us because this is the soft power of India. और अगर हम इसके ऊपर जितना काम करेंगे, हमारे जितने यंग आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, हमारे परफॉर्मेंस हैं, ये सब में वो क्षमता है कि भारत की कल्चरल हेरिटेज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। ये पहुंचा भी रहे हैं। जब दुनिया के मंच पर ऑस्कर में जाकर नाटू नाटू पे जाके बाकी थिरकते हैं तो हमारे भारत की गूंज दुनिया भर में होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब पिछली बार मेरे पास सेंट्रल एशिया के यूथ डेलीगेशन 5 देशों के मिलने के लिए आए, 100 युवा थे, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन देशों से। आप कल्पना करिए, उन युवाओं ने कहा कि मंच हमें भी दो, आपने तो अपनी कला को दिखा दिया, हम भी दिखाते हैं हम क्या है। मैंने कहा भाई, अब इन 5 देशों की कला संस्कृति देखने का अवसर मिलेगा। लेकिन जितने इन 5 देशों के नौजवान थे, उन 100 के 100 ने अलग अलग ग्रुप्स में आकर अपने देश के गाने नहीं गाए उषा जी, उन्होंने भारत की फिल्मों के वो गाने गाए जो मिथुन दा के जमाने के थे। आई एम अ डिस्को डांसर। तो सोचो, आजकल के युवा जिसकी उम्र 20-22 साल है, वो डिस्को डांसर के गाने तब के गा रहे थे। तो इससे पता चलता है कि आपकी सॉफ्ट पावर का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। और उनमें से अधिकतर लोग, इन देशों के लोग, हिंदी बोलने वाले थे। ये जो हम लोग शायद किसी और रूप में भी हिंदी जाके ना सिखा पाते, वो भारत के भी अलग अलग हिस्सों में हिंदी पहुंचाने का काम हमारे कलाकारों के माध्यम से संभव हो पाता है। और हमें इसको लगातार अपनी कला संस्कृति को आगे बढ़ाते रहना है, ऐसा मुझे जरूर कहना। ग्लोबल पर्सपेक्टिव को लेके मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ अंत में इतना कहना है कि अगर हमें सशक्त संपन्न भारत को बनाना है तो दुनिया भर में भारत का सम्मान भी हमें, जो पिछले 10 वर्षों में बढ़ा, इंडियन पासपोर्ट लेकर जब उषा जी पहले जाती होंगी, या कैलाश या बाकी मंच पर बैठे लोग जाते होंगे, प्रदीप भाई और हमारी दीदी जाती होंगी, तो आज से 10 साल पहले भारतीयों को किस नज़र से देखा जाता था
और आज भारतीयों को कितने मान सम्मान के साथ देखा जाता है, इसमें एक बड़ा असर देखने को मिला है। तो मेरे युवा साथियों, आज हम ऐसे पिवटल मोमेंट पे हैं, ऐसे निर्णायक क्षण पे हैं, जब हम चाहें तो भारत को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। कई बार आंकड़ों में कहा जाता है कि भारत पहले 11वीं नंबर की इकोनॉमी थी, आज 10 सालों में दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई और अगले 5 सालों में हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। हमने दुनिया के बड़े बड़े देश जिन निर्णयों से भाग गए, जिन जिम्मेदारियों से भाग गए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां पर भी नेतृत्व देने का काम किया। COP 21 की बात करें, COP 26 की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने की बात करें, या ग्लोबल बायोफ्यूल हम इसकी बात करें, या भारत UAE से लेकर यूरोपियन यूनियन तक का एक कॉरिडोर बनाने का, ट्रेड कॉरिडोर बनाने की बात करें, इस सब में नेतृत्व देने की बात की तो नरेंद्र मोदी जी ने की, जो भारत के लिए एक बड़े मान सम्मान की बात है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें हर क्षेत्र में अपना नेतृत्व खड़ा करना है। आप युवा किसी कंपनी के CEO बने, या आप अपनी खुद कंपनी चलाएं, किसी कला के क्षेत्र में हो, आप कहीं पे भी कुछ काम करें, मेरा आप सबसे निवेदन है, आप अपने आप को किसी से कम मत सोचिए। आप यूथ एम्बेसडर हैं, आप भारत के एम्बेसडर हैं, और विकसित भारत बनाने के लिए सबसे बड़ा संकल्प तो आपको ही लेके चलना है, क्योंकि अगले 25 साल हम सबको अपने जीवन के, अपने भारत के लिए देने हैं। मैं अंत में एक लाइन कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। टेक अप वन आइडिया एंड मेक दैट आइडिया, वन आइडिया योर लाइफ। आप उस आइडिया के आसपास अपने जीवन को जिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब दिन रात सोते जागते उस आइडिया के बारे में सोचेंगे तो सच होकर रहेगा वो। और हम सब लोग अपने हृदय के निकट, हमें ऐसा कुछ भी लगता है कि हमें बदलाव ये देश में लेकर आना है, ये योगदान करना है, तो अपने से शुरुआत करें। ना जाने आपके साथ कितने हजार लोग जुड़ जाएंगे। आप आज के समय देखिए, जिनको पद्मा अवार्ड्स मिलते हैं, वो पहले तो MP चिट्ठी लिखते थे, उस पर भी मिल जाते थे। आज दुनिया भर में देखा जा, देश भर में देखा जाता है कि एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में किसने क्या किया, खेती बाड़ी में क्या किया, उनको चुना जाता है जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन उनके योगदान को देखकर आज उनको पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं। जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, आज वो देश के बहुत बड़े एम्बेसडर बने, रोल मॉडल बने हैं। आप कोई एक ऐसा क्षेत्र चुन लीजिए जहां पर आप देश को देखना चाहते हैं, आप उस आइडिया को लेकर जिएं। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके इस योगदान से भारत बहुत आगे बढ़ेगा। अंत में एक लाइन में PM मोदी के बारे में जो उन्होंने कोट कहा था, उसको मैं जरूर कोट करना चाहता हूं। यंगस्टर फ्रॉम इंडिया आर डूइंग वंडरफुल थिंग्स बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। आई ड्रीम ऑफ युवा शक्ति दैट इज फिल्ड विद सेल्फ बिलीफ, हैज द पावर टू थिंक बिग and is hard working to realize that aspiration. These inspiring words came from the Prime Minister Modi, encapsulating the essence of the transformating power of our youth. और मैं तो इतना ही कहूँगा युवा साथियों, आप जैसे युवाओं ने ही भारत को आज़ादी दिलाई थी, अपना योगदान और बलिदान देकर। आपको बलिदान नहीं देना, आपको केवल योगदान देना है। आइए हम सब मिलकर अपना योगदान दें। आप ब्रांड इंडिया को भी प्रमोट करें, ब्रांड इंडिया यूथ के माध्यम से ही बनेगा और विकसित भारत के लिए हम अगले 25 वर्ष समर्पित करें। मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार प्रदीप भाई करता हूं, आपकी पूरी टीम का करता हूं, और स्वदेश कॉन्क्लेव में आए हुए जितने मेरे युवा साथी जिनको आज यहां पर सम्मानित किया जाएगा, एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां करतल धन्यवाद। अरे भाई अवार्डीज के लिए जोरदार तालियां। नहीं भाई, रुकना नहीं है अभी।
अगर कोई और होता तो मैं कम करता, क्योंकि युवाओं के लिए है और उनको अगले 25 साल चलते रहना है। इसके लिए जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। और इसी एनर्जेटिक और हाई नोट पर शुरू करते हैं हमारा अवार्ड। पहले आमंत्रित करूंगा रानी कोहिनूर को, जिनको स्वदेश सम्मान पदक दिया जाता है। अगला अवार्ड स्वदेश सम्मान पुरस्कार के लिए प्रशस्ति पत्र ऑल इंडिया रेडियो को। मैं आग्रह करूंगा श्रीमती मौसमी चक्रवर्ती जी से, डीजी ऑल इंडिया रेडियो, टू कलेक्ट द अवार्ड। और अब मैं आग्रह करूंगा कैलाश खेर जी से कि उनको स्वदेश सम्मान प्रदान किया जाए। और ये सम्मान आपको देते हुए हम सभी को बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। भाई तालियां। इंफ्रा के लिए 108 ग्रुप से मैं दिनेश कुमार जी को आमंत्रित करूंगा, वो मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। आपने सारी एनर्जी उषा जी के साथ खर्च कर दी कि कुछ थोड़ी सी बची है, बची है, बची है। देश के युवा की गूंज बगल में संसद तक पहुंचनी चाहिए, तो गुंजायमान कर दीजिए इस हॉल को। और अंत में स्वदेश सम्मान पुरस्कार के लिए प्रशस्ति पत्र दिया जाता है दलाई लामा जी को। करुणा और मानवता के प्रति उनके अतुलनीय योगदान के लिए स्वदेश सम्मान प्रदान करते हुए हम अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियां। और दलाई लामा जी का सम्मान हम सभी का सम्मान है। उनका वो अमेरिका में है, उनका ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकते थे, लेकिन उनको सम्मानित करके स्वदेश खुद को सम्मानित करता है। अब केवल सुर होगा और केवल सुरीला हिंदुस्तान होगा। तो इन तालियों की गड़गड़ाहट ने बता दिया कि जोश अभी बाकी है। और जोश बाकी क्यों ना हो, मंच अगर इतना अच्छा सजा हो तो जाहिर सी बात है कि हर किसी को कुछ न कुछ सुनने का, कुछ न कुछ देखने का मन करता है, क्योंकि ये वो मंच है जहाँ पर वो लोग भी हैं जिन्हें सत्ता चलानी है, जिन्हें देश चलाना है, और वो लोग भी हैं जो देश के हैं और देश के माणिक माने जाते हैं, देश के रत्न माने जाते हैं। कैलाश खेर हमारे पास हैं, उषा उत्तुप जी हैं, सुनंदा शर्मा हैं और रानी कोहिनूर हैं। और इन तमाम जो रत्न हैं उनको मंच देने वाला आकाशवाणी भी है, मौसमी जी भी हमारे बीच हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका इस भाषण के लिए और हम इस ऊर्जा के लिए जो आपने भरी हम लोगों के बीच में। अब सावन का महीना है, शिवत्व की बात है और कैलाश हो और शिव की चर्चा ना हो। कैलाश खेर जी सबसे पहले उस आवाज में एक बार शिव को बुलाते हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हाथ जोड़ के बोली गवर जाति नो लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में। अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी।
हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी इस सभागृह को ऊर्जा से भरने के लिए। जब इन्होंने शिव की बात कही है तो हमारे बीच अर्धनारीश्वर भी उस रूप में मौजूद हैं, रानी कोहिनूर। और यही भारत है कि हम सभी को एक साथ लेकर चलते हैं। तो रानी कोहिनूर, आपसे जानना चाहूँगी मैं, अगर शुरू से ही आप बता सकें कि ब्रांड भारत की आपकी क्या परिकल्पना है, आप अपने भारत को सबसे सुरीले नोट पर कैसे देखती हैं? धन्यवाद दीदी। पहली बात तो हमें यहाँ पे बुलाने के लिए, और मेरी गुरु यहाँ पर हैं इसी मंच पे, उषा उत्तुप जी, पद्म भूषण। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर उषा उत्तुप, जिन्होंने इतने साल इतनी सारी जो स्टीरियोटाइप्स होती हैं एक फ़ीमेल सिंगर को कैसे गाना चाहिए, इन्होंने मुझ जैसे बहुत बच्चों को प्रोत्साहित किया है जस्ट बाय बीइंग। आप सिर्फ अपनी प्रस्तुति से, उपस्थिति से ही जब आप अपनी कला को पेश करते हैं अपने आवाम के सामने, वही हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होती है। और चाहे वो एक नाइट क्लब में हो या फिर ऐसे मंच पे हो या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, आई थिंक उषा जी एक वही शक्ति हैं। जब हम कहते हैं, जब अर्धनारीश्वर की बात की जाती है, मुझे ये शक्ति उनसे प्राप्त होती है। और कैलाश जी के जैसे जो जितने उम्दा कलाकार हैं, इनके साथ सुनंदा दीदी हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि हम बहुत सीखते हैं इनके साथ सिर्फ बैठ के, और यही हमारे लिए, हम युवा युविकाओं के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ हम प्रस्तुत हैं, तो उपस्थित हैं। और मुझे लगता है कि जब मैं कहीं पर भी जाती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को रिप्रेजेंट करती हूँ, फ़िलहाल तो बॉलीवुड में मेरा डेब्यू हुआ है, और मेरा पहला गाना ही मेरी दूसरी एक गुरु हैं सुनिधि चौहान, उनके साथ मैंने गाया है। और अब मुझे लगा कि ठीक है, मुझे कॉल आया हॉलीवुड से, एंड आई वुड लाइक टू से दैट आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया इन हॉलीवुड नाउ। गुड। पर जब मुझे जो कॉल आया था ना, तभी उन्होंने मुझे एक स्क्रीन टेस्ट के लिए पूछा था, और मैंने साड़ी में ही स्क्रीन टेस्ट दी थी। हालांकि मेरी आवाज़, मेरे एक वोकल रेंज जो है, मैं मर्द और औरत के दोनों की आवाज़ों में गा सकती हूँ। और मैंने उनको उनके सामने एक गाना भी प्रस्तुत किया था, और एक मराठी गाना है क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ। और रीजनल जो हमारी भाषाएं हैं, उन्हें जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाल ही में मैं लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में शो करके आई हूँ, जहाँ पर बियॉन्से ने एक फुल शो किया था, एक पैक्ड शो किया था, और उसके बाद रिहाना ने किया है, और बहुत सारे कलाकारों ने किया है। बट जब मुझे मौका मिलता है ना इन स्टेडियम्स में परफॉर्म करने का, मैं पहले मराठी या हिंदी गाने से ही शुरुआत करती हूँ। हो कोमल काया की मोह माया, पुनवत चांदन न्हाले, सोन्यात सजले, रुपयात भिजले, रत्न प्रभा तनु न्हाले, नटली थटली जशी उमटली, चांदणी रंग महाले, यौवन बिजली पाहून थिजली, इंद्र सभा भवताली, हो अप्सरा आली, इंद्रपुरीतून खाली, पसरली लाली, चांदणी रंग महाली, हे अप्सरा आली, पुनव चांदन न्हाले। थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। और फिर हम जैसे क्योंकि मैंने उषा माँ को गुरु माँ माना है, तो हम बहुत सारी बिल्कुल, वो जो भी भाषाएं हैं उनमें गाते हैं। पर
हम अपनी रूट्स कभी छोड़ते नहीं हैं। और जो अनुराग जी ने कहा कि यू मस्ट रिप्रेजेंट योर सेल्फ एज योर ऑथेंटिक सेल्फ एंड योर कंट्री, जहाँ पर भी जिस मंच पे भी जाएं। अंग्रेज़ी में तो हम भी पटपट बोल सकते हैं, पर हमें बहुत मज़ा आता है जब कला को आप जेंडर ना करें। ये मेरा मैसेज ये है कि आप कलाकार और कला को एंजॉय करें, और जो उनकी लैंगिकता है, लिंग है, ये इन सारी चीज़ों पे अगर आपको मुझे देखने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि यू डोंट सी अ लॉट ऑफ मी और पीपल फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, बट आर्ट हैज़ नो जेंडर, आर्ट ट्रांसेंड्स जेंडर। तो ये है कि आप कलाकार और कला को एंजॉय कीजिए, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिन पे हम भेदभाव करते हैं, वो भूल जाइए। तभी आप मेरे कला के द्वारा मुझसे मिल सकेंगे। बिल्कुल। मौसमी जी हमारे बीच हैं। किस तरह से अगर मैं कुछ चंद शब्दों में जानना चाहूँ कि अगर भारत की ब्रांडिंग की बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो की भूमिका आप कितना देखती हैं, बहुत अगर संक्षेप में, क्योंकि इस बार तो आपको अवार्ड भी मिला है, आपकी संस्था को स्वदेश सम्मान भी मिल रहा है। या आकाशवाणी तो सिंस इंडिपेंडेंस से पहले से बल्कि म्यूज़िक को प्रोत्साहन दे रहे हैं। बड़े बड़े कलाकार जो हैं आज के, वो किसी ना किसी टाइम आकाशवाणी से ज़रूर जुड़े होंगे। अभी आकाशवाणी कंटिन्यू, ये परंपरा तो यहाँ पे कंटिन्यू हुए जा रहे हैं। हमारा जो संगीत आकाशवाणी संगीत सम्मेलन है वो सभी को पता होगा। आज दिन में आए थे NK सिंह जी, जो हमें एड्रेस करने आए थे। उनको हमने बताया तो उन्होंने कहा कि वो जब यंग थे तब वो सारे अपने दोस्तों के साथ आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को कभी नहीं छोड़ते थे। तो आज की युवाओं को मैं यही बताऊंगी कि आकाशवाणी की म्यूज़िक सुने, जो कि हम रोज़ हमारे न्यूज़ के बीच में हम आकाशवाणी से म्यूज़िक आप तक लाते हैं। हमारे रेडियो कार्यक्रमों से, हमारी ऐप के माध्यम से आप सुन पाएंगे उसको। और इसके अलावा जो संगीत सम्मेलन हमने शुरू किए हैं देश के अलग अलग शहरों में, वो हमारे सोशल मीडिया में हम आपको बताते रहते हैं। अभी 3 और 4 अगस्त में ये दिल्ली में हुआ था, जहाँ बहुत ही मशहूर कलाकार साजन मिश्रा जी, स्वरांश मिश्रा जी, फिर और बाकी कलाकारों ने यहाँ परफॉर्मेंस किए। पूरा फुल हाउस थे हमारे। तो क्लासिकल म्यूज़िक की प्रोत्साहन आकाशवाणी ने सबसे ज़्यादा दिया। हमारे देश के सभी कलाकारों की प्रोत्साहन करने में कभी पीछे नहीं रहे। और उषा जी, जब इतनी आपने सबसे प्रशंसा सुन ली है और सभी की नज़रें आपकी ओर हैं, अगर आप यहाँ पे नहीं थे तो मैं कहूँ नमस्कार, नमस्कारम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम जी। दिस इज़ ब्रांड इंडिया। I want to say thank you पहले से to Swadesh Conclave 2024. Absolutely brilliant. माने हमारे लिए this is India, here this is Bharat and abroad, जहाँ पे 17 भाषाएं हैं and God knows how many thousand dialects. लेकिन जो कुछ भी हो जाए हम ये कहेंगे, हम एक थे, एक हैं, एक हमेशा रहेंगे भारतीय। और जो भी करते हैं हम शान से करते हैं, नहीं तो करते ही नहीं। राइट? राइट और रॉन्ग? कैन आई हियर इट फ्रॉम यू? कूल ब्रो? ये राइट और रॉन्ग? ओके, मैं ऐसे वैसे ऐसे थोड़ी ना पद्म भूषण मिलता है। आप लोग सब हैं हमारे साथ। 54 years से मैं गाना गा रही हूँ, and it's only because of all of you. Thank you for your आशीर्वादम and blessings. This is brand भारत, जहाँ पे हम elders and peers and juniors सबको एक समान करके we just hold them all in our arms. Let's show the world we can do it much better than they can. जोर से तालियां! Come on, everybody. More volume.
दोस्तों से प्यार किया, स्वदेश कॉन्क्लेव से बहुत प्यार किया, जो भी किया हमने किया। बोलिए everybody together, शान से। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से भी प्यार किया, जो भी किया हमने किया। बोलिए और जोर से, शान से। Get your hands together, everybody. चार, अंज, आरे, येळु, एट्टे, ओंबद, and 10. Everybody go. Hey, Makadirimo. Hey, Carnavalo Soboya. That's it. I love you. Come on up in front, everybody. तू मेरा जाने मन मैं तेरी महबूबा। मुस्कुरा मुस्कुरा हमें तू क्यों डूबा। Living, we were living, dancing, yeah, dancing for the people of Swadesh Conclave, right? Ramba ho, Samba ho, Ramba ho, Samba ho.